वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चन की बात की गई है, विच इज एन इंटरप्ले ऑफ फेडरलिज्म एंड द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर DSPE, which is Delhi Special Police Establishment Act 1946। अब CBI के पास पावर्स हैं और उन पावर्स के तहत दे कैन इन्वेस्टिगेट all cases, every case all across India. That is what the power is. अब ये पावर arbitrary नहीं है. Before investigating, they have to seek permission from a respective state in which they wish to conduct investigation in. अब जनरली क्या होता है कि हर केस से पहले CBI परमिशन नहीं लेता. ऑर्डर्स, रेजोल्यूशंस के थ्रू स्टेट ऑलरेडी एक ब्लैंकेट परमिशन, एक जनरल कंसेंट CBI को दे चुकी हैं कि हमारे केस हमारी स्टेट के विद इन अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं. नाउ दिस जनरल कंसेंट अप्लाइज, ठीक है, इंडेफिनिटली अंटिल इट इज रिवोक्ड. जब तक स्टेट इसे स्पेशली रिवोक या कैंसिल नहीं कर देती तब तक CBI के पास परमिशन रहती है कि वो किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करें. अब इस केस में क्या था कि 1989 में स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट इस CBI को इसी तरह की एक जनरल परमिशन दे रखी थी, लेकिन 2018 दिसंबर में उन्होंने इस परमिशन को विड्रॉ कर लिया. अब मसला ये नहीं था कि परमिशन विड्रॉ हो गई. एक्चुअली परमिशन विड्रॉल के बावजूद भी CBI continued investigating cases under the Union of India. एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फेल्ट कि ये उनकी अथॉरिटी का, उनकी सोवरेनिटी का एक ब्लेटेंट डिसरिगार्ड है. और यही बात उन्होंने कोर्ट में भी कही. उनका आर्ग्यूमेंट था कि भाई फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एंटिटी, स्टेट और सेंटर के पास अपनी अपनी डोमेन है, मतलब दे हैव देयर ओन रेस्पेक्टिव सेट ऑफ पावर्स. वो एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते. एंड बाय डूइंग दिस, बाय continuing investigation under the Union of India, CBI उनकी authority को transgress कर रहा है and it's a constitutional overreach. There's something which the constitutional principles do not allow. अब जैसे कि मैंने कहा कि dispute ये नहीं है कि permission withdraw हुई. Actually dispute ये भी नहीं था कि permission withdrawal के बावजूद भी investigation चलता रहा. केस का जो प्राइमरी हाईलाइट है वो डिफेंडेंट के आर्ग्यूमेंट से निकलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 131 जिसमें इस केस को इंस्टीट्यूट किया गया वो मेंटेनेबल नहीं है. मतलब प्रीलिमिनरी हियरिंग में ही डिफेंडेंट ने सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर दिया. उनका कहना था that the fact that the suit is instituted under Article 131 of the Constitution is not maintainable. बिल्कुल सिमिलर इश्यूज पे कि CBI अपने पावर्स को ट्रांसग्रेस करके या विदाउट कंसेंट स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है या कर रहा है, इस तरह के सिमिलर इश्यूज बाकी कोर्ट्स में, बाकी कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है अंडर आर्टिकल 136 एंड 226. तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं. तो जब ऑलरेडी इस मसले पर बात हो रही है तो एक नया इशू या नया केस इंस्टीट्यूट करने की पहले तो जरूरत नहीं है. और अगर आपने कर भी दिया है तो वो आर्टिकल 131 में नहीं करना चाहिए, वो उसमें मेंटेनेबल नहीं है. अब आर्टिकल 131 कहता क्या है? टॉक्स अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको एडजुडिकेट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है. मतलब उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, उन्हें किसी और कोर्ट में नहीं जाना होता. अब यूनियन ने क्लेम किया कि CBI जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इट इज नॉट रियली एक्टिंग ऑन the union's orders. It is monitored and supervised by CVC, Central Vigilance Commission. और दूसरे कोर्ट्स के ऑर्डर्स
के अंडर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ही अलग मैटर है. द पॉइंट इज दैट द फैक्ट यू हैव एडेड अस एज अ पार्टी इज नॉट रेलेवेंट इन दिस केस. हमारे कहने पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसा नहीं. वो अपने आप, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी विच इज यू नो conferred with the power to investigate serious offenses. अब ये पावर वो independently exercise करते हैं. They don't seek our permission to proceed in any case. So you cannot make us a party. अब देखो, यूनियन कह रहा है कि आपने हमें पार्टी बना के सही नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली टेक्निकली हम पार्टी हैं ही नहीं. सीबीआई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर हमारा जोर थोड़ी है. सीबीआई अपने मन का मालिक है, मनमौजी है, अपने हिसाब से कर रहा है जो कर रहा है. ठीक है. अब क्योंकि आप हमें पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि सीबीआई हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपके पास 131 में सूट इंस्टीट्यूट करने का कोई ग्राउंड नहीं है, और इसलिए आपका सूट मेंटेनेबल नहीं. आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में जाके इस चीज को एनालाइज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी समझ लिया कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है. इट इज नॉट अ टेक्निकल इशू ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट सॉरी. इट इज एक्चुअली अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, otherwise known as federalism, which is a bedrock of constitution. ठीक है. ये तो फेडरलिज्म का एक पॉइंट है, ये सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि केस आगे बढ़ना चाहिए या नहीं. ये फेडरलिज्म के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना को डिस्कस करने वाला मुद्दा है. और माइंड यू, ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें प्रिलिमिनरी हियरिंग में कंडक्ट होल्ड की गई. अब इस हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो आया ही, लेकिन केस अभी मतलब पूरा फिनालिटी पर पहुंचा नहीं है. द जजमेंट इज येट टू कम. ठीक है. दिस वाज ओनली अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर. अब सुप्रीम कोर्ट का जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि भाई सीबीआई जो है वो स्टेट का ऑर्गन है. सीबीआई इज द ऑर्गन ऑफ, not the state, my mistake, is the organ of union. ठीक है. saying that CBI is an independent autonomous body would be entirely incorrect. It is not something that is floating on its own. Every action of CBI is influenced by central government policies. तो ये कहना कि वो independently autonomously अपने मन से कर रहे हैं जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत होगा. इसलिए यूनियन एक पूरी तरह से अप्रोप्रिएट पार्टी है. अब क्योंकि यूनियन एक अप्रोप्रिएट पार्टी है तो आर्टिकल 131 में सूट मेंटेन किया जा सकता है. राइट. क्योंकि स्टेट और यूनियन के बीच के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने की अथॉरिटी सिर्फ या जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही पास है. ठीक है. दूसरा जो कंटेंशन यूनियन गवर्नमेंट से आया वो था आर्टिकल 136 और 226 में चल रहे केसेस, कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ऑलरेडी इस मुद्दे पर केसेस चल रहे हैं, तो एक नया केस इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो भी आर्टिकल 131 में. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई जस्ट बिकॉज देयर आर cases which are pending in other articles doesn't mean that we cannot adjudicate on the issue that is right in front of us. ठीक है. जो मैटर चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने जो मसला है उस पर हम एडजुडिकेशन नहीं देंगे. ये तो वही बात हो गई कि आर्टिकल 14 से रिलेटेड हमारे पास कोई केस आया है और आर्टिकल 14 पर ही एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो हाई कोर्ट का वेट थोड़ी करेंगे हम एडजुडिकेट करने से पहले. अभी द प्रॉब्लम एट हैंड और द प्रॉब्लम राइट इन फ्रंट नीड्स टू बी डेल्ट विद फर्स्ट. ठीक है. पेंडेंसी का क्या रिजल्ट निकलेगा that will be decided later on, but right now the the current or the immediate circumstance demands that we give an order, which means कि ये सूट 131 में मेंटेनेबल है. ठीक है. 136 और 226 में इंस्टीट्यूटेड केसेस के बावजूद भी हमारे पास पावर है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस पर एडजुडिकेशन दे सकें. और 136 226 पूरी तरह से अलग केसेस हैं जिनमें मल्टीपल पार्टीज सूट का हिस्सा बन सकती हैं. 131 ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू डिस्प्यूट्स दैट आर देयर ओनली बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट्स रेस्पेक्टिवली, व्हिच वाज एक्चुअली द सर्कमस्टेंस इन दिस केस. इस सूट को मेंटेनेबल पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने
चार्ज फ्रेमिंग का ऑर्डर पास कर दिया। मतलब अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें इस केस के चार्जेस को फ्रेम किया जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि फेडरलिज्म की बात करता है ना, आर्टिकल 131 की बात करता है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा को सामने लेकर आता है। 2018 में ऑर्डर पास कर दिया गया। 2018 से 2024 तक कोलकाता में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और क्राइम्स हुए हैं जिन्हें एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। जैसे वो 25,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट विच वाज डीम्ड इलीगल, बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। देन वी हैव दिस आरजीकर मेडिकल इंस्टीट्यूट वाला केस विच वाज यू नो horrible, absolutely something that is difficult to even talk about. और ऐसे से डेलिकेट सर्कमस्टांसेस में आप इतनी हाई अथॉरिटी, इतनी पावरफुल इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी को अपनी स्टेट में घुसने का पावर नहीं दे रहे हैं. So it raises a lot of questions and points a lot of fingers as well. अब obviously we would have to wait for the judgment of the court कि final judgment क्या निकलता है, CBI वाकई ऐसा कर सकती है कि नहीं. प्रिलिमिनरी में यही है कि आर्टिकल 131 में ये सूट मेंटेनेबल था. अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि भाई अगर सिमिलर क्वेश्चन किसी और आर्टिकल में या किसी और कोर्ट में पेंडिंग है भी, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या अपने ज्यूरिसडिक्शन की पावर को यूज करके उस केस पर एडजुडिकेशन दे सकता है. ठीक है ना. चलो, केस छोटा ही था लेकिन काफी दिलचस्प था. नोट्स पे आ जाते हैं. State of West Bengal CBI continue to register FIR under the Delhi Special Police Establishment Act 1946 even after the state revoked its consent. हम फैक्ट्स को पढ़ चुके हैं. डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया कि सूट मेंटेनेबल नहीं है. सीबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन से इक्वेट नहीं किया जा सकता. ये भी पॉइंट आउट किया गया कि एसएलपी ऑन द सेम मैटर पेंडिंग अंडर आर्टिकल 136 और 131 को मेंटेन नहीं करना चाहिए. Legal provisions subject to the provisions of this constitution precedents article 32 and 136. 131 को भी डिस्कस किया गया. Equating CBI with the government of India, Justice B.R. Gavai observed कि argument CBI cannot be equated absolutely is irrelevant. ठीक है, मैं आपको समझा ही चुकी हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 और 5 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को भी रेफर किया, जहाँ पे CBI can function under the supervision of the government, or CBI functions under the supervision of the government, which means that it is not autonomous or independent. इसलिए इसे यूनियन के साथ इक्वेट किया जा सकता है. ठीक है, इसी को यूज करके उन्होंने कहा कि भाई यूनियन अप्रोप्रिएट पार्टी है क्यों नहीं. Jurisdiction Article 131, court held that even if the suit is pending under Article 136, 32 or 226, Supreme Court has the jurisdiction to take applications under Article 131. Court shall have original jurisdiction. Court has special jurisdiction to deal with cases where the subject matter in disputes depends on the extent of legal rights. Important cases हैं इसके सिमिलर इशू पर. साउथ इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू त्रिवेंद्रम एंड अनदर 1963 का केस है. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1985 का केस है. Then we have State of Rajasthan versus Union of India 1977 का केस है. And we have this new 2024 July case. Let's come to the questions. Which article provides remedies to any party under the Constitution of India alongside Article 131? पता ही है आपको. Which article does not fall under the jurisdiction of Article 131? ये भी आपको पता होना चाहिए. अपने आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे. Supreme Court has original jurisdiction in disputes between which entities as per Article 131? This is something that you should know. Article 131 एक important article है. ठीक है. Discuss the original jurisdiction of Supreme Court of India under Article 131. How does this jurisdiction differ from other forms of jurisdiction vested in the Supreme Court? Discuss the importance of phrase subject to the provisions of Constitution under Article 131. How does this phrase influence the jurisdiction of Supreme Court in disputes between states and union? ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे आंसर जरूर लिखिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. और कोई भी अगर प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कन्नड्रम है जिसे आप रिजॉल्व खुद नहीं कर पा रहे, तो आप उसे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं. विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के बहुत दिलचस्प इम्पोर्टेंट केस के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।